Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava, and today I am going to teach you geography, chapter number 4. Name is agriculture, which is in your syllabus. Okay, and today's topic which I am going to discuss is that horticulture, crops, and many more topics I am going to discuss today. Okay, part 1, part 2. I have already discussed, and today is the part 3 of this chapter. Okay, part 3 इस चैप्टर का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से सुनेंगे। मैंने आपको कुछ काम दिया था पढ़ने का, तो आपने आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? ओके, तो इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दिया है कि 2014 यानी कि 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इन द ईयर ऑफ 2014 इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में और फ्रूट के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता था। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। न सिर्फ इंडिया ट्रॉपिकल फ्रूट को पैदा करता था, बल्कि टेम्परेट फ्रूट को, ये ट्रॉपिकल ठीक है ना, और टेम्परेट ये दो तरह के जोन्स हैं, मतलब गर्म और ठंडा, ये दोनों तरह के फ्रूट वो पैदा करता था। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में जो आम है, आंध्र प्रदेश का जो है, तेलंगाना का जो है, उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है, ये मैंगो फेमस है। ऑरेंजेस कहाँ कहाँ पे? तो नागपुर में ऑरेंज होता है, चेरापूंजी में होता है। चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, ठीक है। बनाना, केला, केला कहाँ पे होता है? केरला में, मिजोरम में, ठीक है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। इलायची कहाँ होती है? गुआवा, इलायची और गुआवा जो है वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में पैदा किया जाता है। पाइनएप्पल मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, और एप्पल, पियर और एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ये जम्मू एंड कश्मीर में पैदा किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है वो ग्रेप डिमांड किए जाते हैं। और इन सब चीजों की डिमांड जो देश के अलग अलग कोने में पैदा किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। तो इंडिया को इससे एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफी हेल्प मिलती थी। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल्स। पूरी दुनिया की डिमांड का अकेले 13% इंडिया प्रोडक्शन करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी। हमारे यहाँ पी, कैलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो दुनिया का सबसे ज्यादा पैदा होता है। और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं यूजेस भी इंडिया ही करता है, बिकॉज द total population of India is now time is 130 crore people. It means 1.3 million people. Okay, तो यहाँ से हम इस चीज को समझ सकते हैं, काफी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है ना, आगे अगर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करें तो नॉन फूड क्रॉप्स, ये तो हो गए फूड क्रॉप्स, जिसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वो सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आएंगे जिनकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब हम इसको पैदा तो खेतों में करते हैं, लेकिन हम इसको यूज फूड के सेंस में नहीं करते, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन फूड क्रॉप्स बोला जाता है। तो अब नॉन फूड क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है, डेली यूज हम करते हैं किसका? रबर का। तो रबर एक तरह का क्रॉप है, लेकिन इसका यूज हम खाने के लिए नहीं करते। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन नॉन फूड क्रॉप्स। ओके, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉटन, जो एक नॉन फूड क्रॉप है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा जूट, जो एक नॉन फूड क्रॉप है। मेनी मोर थिंग्स which we use in our daily life, but it is not a food crop. It is called a non-food crop because these type of things we not eat. We only use this to wear, yeah, in other works, but only we use, not to eat. Okay, that's why this type of food is called non-food crops. Okay, now डिटेल में थोड़ा देखते हैं रबर। तो रबर एक तरह का इक्विटोरियल क्रॉप है, लेकिन ये अंडर स्पेशल कंडीशन पैदा होता है, मतलब इसको पैदा करने के लिए स्पेशल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी पैदा हो सकता है। इसको जरूरत है कितनी? 200 मिलीमीटर बारिश की जरूरत है, और साथ में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसको पैदा होने के लिए 200 mm की बारिश चाहिए, और साथ में टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। ओके, आगे है कि रबर कहाँ कहाँ पे होता है। तो रबर हमारे देश में, रबर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। टायर जो बनाए जाते हैं आपके,
या फिर मेनी मोर थिंग्स में रबड़ का यूज होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जिसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन जो है वो केरला करता है, तमिलनाडु करता है, कर्नाटका करता है, अंडमान एंड निकोबार करता है, आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में गारो हिल्स के लोग करते हैं। और 2012-13 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक 4th एमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर, मतलब इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो पूरी दुनिया में रबर का प्रोडक्शन करती है। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आया होगी। अब सेकंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो ऐसे सारे क्रॉप्स जिससे मिलके हम बैग्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, वैसे फाइबर जिससे रेसे निकाले जाते हैं, फाइबर्स निकाले जाते हैं, तो उसको हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो कॉटन एक फाइबर क्रॉप हुआ, जूट हुआ, हेम्प हुआ, नेचुरल सिल्क हुआ, ये सब क्या है? ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में पैदा किए जाते हैं। The first 3 are derived from the crop, जो पहले 3 यानी कि कॉटन, जूट और हेम्प, ये पौधों से निकाले जाते हैं, जबकि जो रेशम के हैं फाइबर मतलब सिल्क के जो फाइबर हैं वो कीड़ों से निकाले जाते हैं, इसलिए उसको हम नेचुरल ओके बोल सकते हैं, लेकिन चारों नेचुरल है। ठीक है, रेडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर, मतलब सिल्क वर्म्स से सिल्क के फाइबर को निकालना, सिल्क वर्म्स से सिल्क के फाइबर को निकालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। मतलब ये जो सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं और इसमें जो सिल्क वर्म का यूज किया जाता है, जिन कीड़ों का यूज किया जाता है, और इससे जब फाइबर निकल के आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही है कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को देखिए। ओके, बार बार रिपीट करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं। ओके, उसी तरह आप लोग जूट पढ़ लेंगे तो कॉटन कहाँ पे पैदा? अब देखिए कॉटन क्या है, तो इंडिया इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। दुनिया का सबसे बेस्ट कॉटन जो है वो इंडिया में ही प्रोडक्शन किया जाता है। 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में 2nd नंबर पे कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया आता है। ठीक है, अब कहाँ पे ये होता है? तो ये मेनली मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह आप जूट का पढ़ लेंगे। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, किस तरह की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में की गई है। ठीक है, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला है। अब हम पढ़ेंगे क्या? टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आई जिससे इन सब इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यह है कि इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। मतलब एग्रीकल्चर जो खेती जो अलग अलग चीजों की हजारों वर्षों से हमारे देशों में होती आ रही है। ओके, सस्टेन यूजेज ऑफ लैंड विदाउट, ठीक है, बिना किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी का और बिना किसी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की हम कई हजार सालों से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। अब इस टाइम पे क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है जिससे लैंड जो है बारिश हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है, इससे हमारे लैंड को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से अब दिया है कि एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया की 60% जनसंख्या यानी कि 60% लोग जो है, मोर देन 60 हम कह सकते हैं, 60 to 70% जो पॉपुलेशन है, 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी लोग सिर्फ अपना खर्चा चला पाते हैं। बहुत कम ऐसे फार्मर्स हैं जो बड़े लेवल पे खेती करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जितने भी लॉ बनाए गए हैं, जितने भी टर्म्स बनाए गए हैं, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पैक्ट अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 to 1970। पहली बार इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और एग्रीकल्चर रिफॉर्म 1960 से लेकर के 1970 के बीच किया गया। और पहली बार माना गया ऐसा कि अगर हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं करते हैं या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को हम खेतों से या एग्रीकल्चर से नहीं जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अचीवमेंट या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसकी जरूरत थी इन चीजों को करने की, ताकि इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जब 1964 के बाद 1964 या इसी के आसपास
मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उस समय इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध लगा रहता है, ठीक है। नाइनटीन 1965 के आसपास, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लगा रहता है। तो उस समय अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कहता है कि हम आपको अनाज नहीं देंगे अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से ये अपील की कि हम भी एक टाइम खाएंगे, आप भी एक टाइम खाएंगे, लेकिन हम युद्ध जरूर लड़ेंगे क्योंकि ये हमारे ऑनर की बात है, सम्मान की बात है। और वहीं पे इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो जय जवान का मतलब कि हमारे देश के सिपाही भी जिंदा रहे, मतलब उनकी भी जय जयकार होती रहे, और जय किसान का मतलब कि हमारे देश कि किसान जो लोगों का पेट भरते हैं इनकी भी जय जयकार होती रहे। और जय जवान जय किसान के नारे से एक चीज सामने आई, एक तरह का रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हरित क्रांति कहा जाता है, जिसमें मेन 2 क्रॉप को टारगेट किया गया। पहला आपका वीट और दूसरा है आपका राइस। इन 2 फसलों को टारगेट करके और इसके प्रोडक्शन को इतने बड़े लेवल पर किया गया, इतने बड़े लेवल पर किया गया कि आज हमारी कंडीशन ये है कि हम 20 से 30 कंट्रियों को आराम से बैठा के कई सालों तक खिला सकते हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 1999 में, तो उन्होंने इस जय जवान जय किसान के अलावा एक वर्ड और ऐड कर दिया। क्या? जय विज्ञान। क्या ऐड किया? जय विज्ञान, ठीक है। ये सारी चीजें थी। तो मतलब जय विज्ञान का मतलब हमारी साइंस भी आगे बढ़ेगी। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता ना इस चैप्टर में, हमें जय किसान से मतलब है, ठीक है। वो आपको चीजें समझ में मतलब पहला जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है एग्रीकल्चर को लेकर 1960 से लेकर 1970 के बीच किया गया है, ठीक है, जिसमें द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया, पैकेज टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। मतलब अब हम अनाज को पैदा करके उसको पैकेट में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है ना। ओके। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया। व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई, जिसको ऑपरेशन फ्लड बोला गया। ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जिसको शुरू में इंप्रूव किया गया इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए या सुधारने के लिए। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया। लेकिन इसका असर इंडिया के कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही हुआ, जहां पे किसान एक्टिव थे, टेक्नोलॉजी थी, लोगों को जानकारी थी। बट उसके बाद सेकेंड रिफॉर्म हुआ 1980 से लेकर के 1990 के बीच, 1980 से लेकर 1990 के बीच। इसमें क्या हुआ कि लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कहां पे? जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म दोनों तरह के हुए। ओके। प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, ओके, अगेंस्ट ड्रॉट। अगर आपकी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, आग लग गई, डिजीज हो गया, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, या फिर ग्रामीण बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। देखिए ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रामीण बैंक, जो काशी गोमती ग्रामीण बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, इन लोगों ने लोन फैसिलिटी प्रोवाइड किया लोगों को, किसानों को कम रेट पे, ठीक है, ताकि लोग अच्छे से अच्छी फसल कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केसीसी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की शुरुआत की गई। दूसरा, एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि पीएआईएस की शुरुआत की गई। केसीसी की शुरुआत की गई, पीएआईएस की शुरुआत की गई। पी का मतलब पर्सनल, पी का मतलब होता है पर्सनल, ए का मतलब एक्सीडेंट, आई का मतलब इंश्योरेंस और एस का मतलब स्कीम होता है। इसकी शुरुआत की गई। ये कुछ स्कीम्स हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों की बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। अब देखिए इस आंदोलन को आप पढ़ लेंगे, भूदान ग्रामदल, ठीक है ना। इसे पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से, क्योंकि ये आप लोग के पढ़ने की चीज है, तो इसे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। टॉपिक काफी लंबा है और समझाने वाला टॉपिक है, तो इसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल में। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी हेल्प मिले और आपको भी हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।